रात के ठीक 12 बजे थे। पहाड़ों के बीच बसे छोटे गांव रतनपुर में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। हवा में ठंडक थी और दूर जंगल से कभी कभी उल्लू की आवाज़ सुनाई दे जाती। गांव के लोग जल्दी सोने के आदी थे, लेकिन उस रात एक घर की खिड़की में अभी भी हल्की रोशनी जल रही थी। वह घर था आरव का। आरव पेशे से पत्रकार था और रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखता था। पिछले कुछ महीनों से उसे एक अजीब कहानी सुनने को मिल रही थी। गांव के पास स्थित काली हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां हर अमावस की रात किसी अनजानी शक्ति की हलचल होती है। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में नीली रोशनी चमकते देखी है। ज़्यादातर लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उस जगह का नाम सुनते ही डर जाते थे। आरव के अंदर का पत्रकार सच जानना चाहता था। उस रात अमावस्या थी। आरव ने अपना बैग उठाया, जिसमें कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक थी। उसने घड़ी देखी, 12:10 यही सही समय था। वह घर से निकल पड़ा। गांव की गलियां पार करते हुए वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। करीब 20 मिनट बाद वह हवेली के सामने खड़ा था। काली हवेली सच में डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें टूटी थीं, खिड़कियां बिना शीशों के थीं और छत के कुछ हिस्से गिर चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, तो कहानी सच है क्या? वह सावधानी से हवेली के अंदर गया। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कदम पर चरमराहट की आवाज़ आ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर तापमान बहुत ठंडा है। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, नीली रोशनी और तेज हो गई। कमरों के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का दर्पण रखा था, एक बड़ा गोल दर्पण जिसके चारों ओर अजीब प्रतीक बने हुए थे। आरव ने पहले कभी ऐसा दर्पण नहीं देखा था। वह धीरे धीरे उसके करीब गया। अचानक दर्पण की सतह पर हलचल होने लगी। उसे पानी में लहरें उठती दिखीं। आरव घबरा गया और पीछे हट गया। तभी दर्पण के अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, तुम आ ही गए। आरव का गला तो मानो सूख ही गया हो। उसने कांपते हुए पूछा, कौन? दर्पण की सतह पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वह एक बूढ़े आदमी का चेहरा था। सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आंखें और माथे पर रहस्यमयी निशान। मैं इस हवेली का रक्षक हूँ, सदियों से, मिरर से आवाज़ आई। आरव का दिमाग चकरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सपना है या हकीकत। यह दर्पण क्या है? उसने पूछा। बूढ़े आदमी की आंखों में एक चमक उठी। यह समय का द्वार है। आरव की सांस रुक गई। इस दर्पण के जरिए अलग अलग समय और दुनियाओं के बीच रास्ता खुलता है, लेकिन हर अमावस्या को यह द्वार कमजोर हो जाता है और कुछ शक्तियां इसे पार करने की कोशिश करती हैं। तभी हवेली के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। दर्पण की नीली रोशनी लाल होने लगी। बूढ़े आदमी की आवाज़ घबराई हुई थी, वे आ रहे हैं। अचानक दर्पण के अंदर अंधेरा फैल गया। उसमें से काले धुएं जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। उनकी आंखें लाल थीं और वे इंसानों जैसे नहीं लग रही थीं। आरव डर से जम गया। उन्हें रोकना होगा, बूढ़े आदमी ने कहा। अगर वे बाहर आ गए तो यह दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी। आरव चिल्लाया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? दर्पण के किनारे अचानक एक चमकता हुआ ताबीज दिखाई दिया। आवाज़ आई, इसे उठाओ। आरव ने तुरंत ताबीज उठा लिया। जैसे ही उसने इसे पकड़ा, उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ गई। काली आकृतियां अब दर्पण से बाहर निकलने लगी थीं। आरव ने ताबीज को दर्पण की ओर उठाया। तुरंत तेज रोशनी फैल गई। आकृतियां चीखने लगीं और धीरे धीरे वापस दर्पण के अंदर खींचने लगीं। हवा शांत होने लगी और हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया।
कुछ सेकंड बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। दर्पण फिर से शांत था। आरव ने राहत की सांस ली। दर्पण में बूढ़े आदमी का चेहरा फिर दिखाई दिया। उसने कहा, तुमने आज दुनिया को बचा लिया। आरव ने पूछा, अब क्या होगा? बूढ़े आदमी ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोला, अब तुम इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। यह दर्पण हर अमावस्या को खुलेगा और किसी को इसकी रक्षा करनी होगी। आरव समझ गया, मतलब मुझे? दर्पण में हल्की मुस्कान आई। किस्मत हमेशा अपने रक्षक खुद चुनती है। अचानक दर्पण की रोशनी बुझ गई। हवेली फिर से अंधेरी और खामोश हो गई। आरव धीरे धीरे बाहर निकल आया। आसमान में बादल हट चुके थे और चांद की हल्की रोशनी जंगल पर पड़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब वह घर पहुंचा और हाथ खोला तो वह ताबीज अभी भी उसकी मुट्ठी में था और उसी पल ताबीज हल्का सा चमका। आरव को अचानक एहसास हुआ, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली अमावस्या सिर्फ 29 दिन दूर थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो भाग 2 के लिए ज़रूर कमेंट करें।